आवाज आ रही है तो बेटा थम्स अप करे। हेलो हेलो, आवाज आ रही है तो थम्स अप करे बेटा। 5 बजे, अभी कोई लेट ओपी नहीं है। आवाज आ रही है तो बेटा थम्स अप करे। ए मेरी कलम, ए मेरी कलम इतना सा एहसान कर देना, ए मेरी कलम इतना सा एहसान कर देना, जो बोल के ना समझा पाऊं दोस्तों को, जो बोल के ना समझा पाऊं दोस्तों को, वो बोर्ड पर तू बयां कर देना, वो बोर्ड पर तू बयां कर देना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं लेक्चर 3 चैप्टर है सॉल्यूशन। तो सभी लोग बता दो बेटा कि वॉइस आ रही है या नहीं और वीडियो क्लियर है क्या। तो अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो सभी लोग थम्स अप और वाई टाइप करें। अगर वीडियो और ऑडियो क्लियर है तो थम्स अप या वाई, कुछ दोनों चलेंगे बेटा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर में। हम आज क्या पढ़ेंगे उससे पहले कमेंट में 1-2 डाउट आए थे बच्चों के लास्ट लेक्चर से रिलेटेड, तो वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे आज आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। वेपर प्रेशर जो हम लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू करके एंड करेंगे, देन हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इसमें आपको सॉल्युबिलिटी में कुछ डाउट थे, 1-2 स्टूडेंट ने टाइप किया था कि सर हमें इसमें कुछ डाउट है, तो वो मैं बता देता हूं कि सॉल्युबिलिटी जो है हमारे पास सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में, तो ये बेटा डिपेंड करती है हमारे पास कि जो हमारा प्रोसेस है जो हम सॉल्युबल कर रहे हैं, मतलब सॉलिड को जब मैंने क्या किया है सॉल्वेंट में जो कि हमारे पास लिक्विड है उसमें जब मैंने डाला है, तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक हो सकता है कि डेल्टा एच क्या है मेरे पास पॉजिटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब क्या है कि मेरे पास जो फाइनल है, मतलब डिजोल्व करने के बाद में जो सिस्टम मेरे पास जो सॉल्यूशन जो बना है जिसको मैं सिस्टम बोल रहा हूं, उसकी एनर्जी अगर पहले से ज्यादा है तो उसके लिए डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 होता है, जिसको मैं एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलता हूं। मैं क्या, सभी लोग एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर है? तो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर मेरे पास डिसोल्यूशन प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक है, तब टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो मेरे पास सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बात समझ में आई? ये किसके लिए, एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए। और अगर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर जो डेल्टा एच है फाइनल, जो मैं देख रहा हूं कि डेल्टा एच जो चेंज आया है एंथैल्पी में, वो अगर लेस देन 0 आ रहा है, मतलब डेल्टा एच अगर मेरे पास क्या है लेस देन 0 है, डेल्टा एच क्या है लेस देन 0 है, तो उस वाले केस में हम रिएक्शन को या प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। और एक्सोथर्मिक में क्या होता है, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो मेरी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। फॉरवर्ड जा रहे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है और बैकवर्ड जा रहे तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ रही। मतलब कौन सा प्रोसेस हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन। याद आया बेटा आपको, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन 2 प्रोसेस बताए थे मैंने। तो अगर मेरे पास प्रोसेस डेल्टा एच लेस देन 0, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस अगर होता है, तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो मेरे पास क्रिस्टलाइजेशन ज्यादा होगा, डिसोल्यूशन नहीं होगा, मतलब सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। क्या होगी बेटा, सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो इस वाले केस में मेरे पास जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होगी, और अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बोलो ये चीज क्लियर है या नहीं है? ठीक है, आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी, इसमें जो डाउट था आपको। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन में भी डाउट था आपको। क्वेश्चन में डाउट क्या था हमारे पास, ये क्वेश्चन था, इसमें डाउट था कि सर कैसे सोल्व किया है।
तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अपने पास, क्या है, देखो क्या यूज करना है, हमें क्या करना है क्वेश्चन में उसने क्या बोल रहा है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर 1.67 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल में दे रखा है। किस में दे रखा है, पास्कल में दे रखा है हेनरीज कांस्टेंट। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm ऑफ CO2। मतलब प्रेशर किसका दे रखा है, CO2 का पार्शियल प्रेशर दे रखा है मेरे को, और हमें क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है कि जो हेनरीज कांस्टेंट है वो कितना है। इतना क्लियर है। अब उसने अगर ये दे रखा है और हमसे पूछे क्वांटिटी कितनी है, तो हेनरी सर ने हमें बताया था, उसके अकॉर्डिंग मेरे माइंड में क्या आता है कि सबसे फर्स्ट इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्या करूंगा मैं, सर फर्स्ट हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, स्टेप 1 हमारा ये होगा कि हेनरीज लॉ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हेनरीज लॉ लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या लगाया था, हेनरीज लॉ लगाया था। ठीक है, उसमें जो हमने एक पॉइंट किया था, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यूनिट सेम की थी। इसकी यूनिट क्या की थी, सेम की थी। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो किसमें किया था बेटा, ये हमारे पास है 2.5 atm। तो 2.5 atm को 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 करके पास्कल में कन्वर्ट किया था। ठीक है, बाकी फॉर्मूला लगाया था। फर्स्ट पॉइंट ये था। ये यूज करने के बाद में मेरे पास क्या आया, मैंने XCO2 कैलकुलेट हो गया, मेरे पास क्या हो गया, XCO2 कैलकुलेट हो गया था, ये फॉर्मूला यूज करके फर्स्ट। दूसरा वाला स्टेप क्या किया था हमने, दूसरा स्टेप किया था कि सर XCO2 का फॉर्मूला लगाया था। XCO2 इक्वल टू क्या होता है, XCO2 किसको डिनोट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन को। तो हमने क्या किया था, NCO2 अपॉन NCO2 प्लस NH2O। ठीक है, ये किया था। अब इस वाले केस में हमारे पास जो NCO2 है वो काफी छोटा नंबर आ रहा था, किसके कंपेयर में, NH2O के कंपेयर में। तो इसलिए मैंने एक कैलकुलेशन कम करने के लिए, ये कंपलसरी प्रोसेस नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपको ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है कैलकुलेशन में तो इसको नेग्लेक्ट ना करें, ऐड कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को नेग्लेक्ट करना चाहिए तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो NCO2 प्लस NH2O को मैंने किसके इक्वल किया था, NH2O के इक्वल किया था। बस ये करके सॉल्व किया था और हमारा आंसर आ गया था। क्लियर है भाई, तो ये हमारा प्रोसेस था। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। ये हमारे पास था पुराना, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, बोलो भाई क्लियर है, इतना क्लियर है क्या बेटा। टेम्परेचर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हम उसी टेम्परेचर पे देते तो उसी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते, दोनों जगह टेम्परेचर सेम होना चाहिए। तो 25 हो, 30 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें बस ये देखना है कि पार्शियल प्रेशर कितना दे रखा है, बस कंडीशन चेंज नहीं करनी है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अगर उधर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ना देके, मान लो 30 डिग्री सेंटीग्रेड या 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता, तो हम उसके अकॉर्डिंग ये वाला डेटा बेटा डिफरेंट होता। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने के साथ पार्शियल प्रेशर क्या होता, चेंज होता। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे थे, तो हम किस पॉइंट, अच्छा एक होमवर्क का क्वेश्चन था भाई, एक क्वेश्चन होमवर्क का था। ये क्वेश्चन होमवर्क था, इसका आंसर बताओ सभी लोग, क्वेश्चन का आंसर बताए सभी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया है बताए बेटा। बेटा कैलकुलेशन तो मैथ है, वो तो आनी चाहिए आपको। अगर कैलकुलेशन नहीं हो रही तो उसके लिए कोई जादू तो है नहीं, वो तो आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, हाँ भाई क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, आंसर आने लग गए। H2S, a toxic gas with rotten egg smell, is used for the qualitative analysis if the solubility of H2S in water at STP is 0.9195 स्मॉल m। स्मॉल m मतलब क्या दे रखा है, मोलेलिटी। कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, एट STP पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 है, ये गिवन नहीं था क्वेश्चन में बट होना चाहिए था। बट अभी आप माइंड में रखोगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O STP पर हमारे पास कितना होता है, 0.987 बार होता है। ठीक है, या ATM भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हमें कैसे चलना है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो सिंपल देखो क्या करेंगे हम।
आपके माइंड में क्या आ रहा है? तो हम सबसे पहले देखते हैं मेथड क्या लगाना हमें। तो मेथड में जो जो पॉइंट होंगे हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेथड में स्टेप 1 देखते हैं हम, क्या दे रखा है हमारे पास। स्टेप 1 में हमारे पास स्टार्टिंग में उसने क्या दे रखा है, मोलेलिटी दे रखी है, ठीक है। मैं सोल्व करने के लिए बता रहा हूं कि थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन के लिए। तो क्या दे रखा है हमारे पास, मोलेलिटी दे रखी है स्मॉल m। क्या दे रखा है, स्मॉल m। तो मैंने आपको बताया था कि स्मॉल m अगर दे रखा है तो आप कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इससे ले सकते हो। सर कौन कौन सी ले सकते हैं? तो सर स्मॉल m क्या है, मोलेलिटी। तो हम मोलेलिटी की डेफिनेशन से देखेंगे। तो मोलेलिटी की डेफिनेशन सर हमारे पास ये होती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर मेरे पास मोलेलिटी 0.195 है, इसका मतलब सर ये हुआ कि मेरे पास सोल्यूट के 0.195 मोल्स है, किसमें, 1 kg सॉल्वेंट में, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका कि 0.195, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं इधर, 0.195 है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या आएगा मेरे पास, मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। और वो किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। मतलब केजी भी मैं बोल रहा हूं कि 1 kg, 1 kg। तो अगर मैं इसको 1 kg लेता हूं तो मेरे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा, 0.195 आ जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट वाले पॉइंट से हमने क्या फाइंड कर लिया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया मेरे पास, 0.195 आ गया, ठीक है। अब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे को मास ऑफ सॉल्वेंट भी मिल गया? बिल्कुल मिल गया। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 1 kg। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 1 kg। तो क्या मैं इसको 1000 ग्राम बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, स्टेप 1 में हम क्या कर रहे हैं, सबके मोल्स फाइंड कर रहे हैं। स्टेप 1 में क्या फाइंड कर रहा हूं मैं, सबके मोल्स फाइंड कर रहे हैं। तो इधर मेरे पास आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है सर, मास ऑफ सॉल्वेंट आया मेरे पास 1 kg, या फिर इसको सर हम 1000 ग्राम बोल सकते हैं। बिल्कुल भाई सही है, ठीक है। अब बच्चे ने बोला कि सर अगर हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया है, हमें फाइंड क्या करना है, हेनरीज लॉ फाइंड करना है। तो सर अल्टीमेटली हमें यह करना है कि जो H2S है उसका अगर मेरे पास मोल फ्रैक्शन आ जाए, H2S का अगर मेरे पास मोल फ्रैक्शन आ जाए, तो सर मैं ये फॉर्मूला यूज कर दूंगा कि P = KH × X ऑफ H2S। ये फॉर्मूला यूज कर दूंगा। तो सर P मेरे को पता है, KH मेरे को फाइंड करना है, X H2S फाइंड करना है। X H2S के लिए हमें मोल्स ऑफ H2S चाहिए और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो सर मोल्स ऑफ H2S तो आगे, मोल्स ऑफ H2S तो आगे, ये हमारे पास सॉल्यूट क्या है, इसमें H2S ही तो है। सर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट तो हम फाइंड कर लेंगे, कैसे सर, आपने वेट बता दिया हमें कि सॉल्वेंट का जो वेट है हमारे पास 1000 ग्राम है, और हमें मोलिकुलर मास पता होता है वाटर का कितना होता है, मोलिकुलर मास होता है 18। तो हम फाइंड करेंगे मोल्स ऑफ H2O, तो वो कितना आएगा सर, 1000 डिवाइडेड बाई 18। ये एक ऐसी कैलकुलेशन है जो आपके पास बहुत ज्यादा यूज होती है केमिस्ट्री में, सबको पता होना चाहिए। कितना आता है, 55.56। तो ये हमारे पास मोल्स आ गए। तो क्या आप x निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो x H2S = कितना आएगा सर, x H2S अब तो हमें पता है NH2S आएगा, NH2S डिवाइडेड बाई NH2S प्लस NH2O। वैल्यू रखेंगे, NH2S कितना था सर, 0.195 डिवाइडेड बाई 0.195 प्लस आ रहा है हमारे पास 55.56। देखो भाई यही है क्या, 0.195 और उसके H2O के मोल्स हमारे पास आएंगे। क्लियर है बेटा, सही अंजलि, सही बेटा, खुद का हीरो बनो, बिल्कुल सही, 5.56, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 0.003, ऐसा कुछ नंबर आएगा, 0.003497497। ये आ गया मेरे पास मोल फ्रैक्शन। क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन अगर हमारे पास आ गया तो सिंपल अब क्या करना है, हमें P = KH × X लगाएंगे, KH × X H2S। तो इसको लगाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, प्रेशर कितना दे रखा है, 0.987 = KH कितना है, फाइंड करना है,
और H2S की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, XH2S की वैल्यू है 0.003497। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है बेटा, KH इज इक्वल टू आएगी हमारे पास 282.24 ATM। ये हमारे पास आंसर आ गया है। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। कुछ भी नहीं किया, हमारे पास मोलेलिटी गिवन थी, मोलेलिटी से मैंने मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मोल्स ऑफ वाटर फाइंड कर लिए और उसके बाद पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसके बाद हमें अगर मोल्स मिल गए दोनों के तो मैं मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लूंगा, और अगर मैं मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लूंगा तो फिर इसके बाद बस हेनरीज लॉ लगाना है हमें। क्लियर है भाई? ठीक है, बहुत अच्छे बेटा। मिस आयुषी बहुत सही बेटा, बिल्कुल सही। विकास कुमार बहुत सही बेटा। हसीन अली सही, विकास कुमार सही, ठीक है, बहुत सही बेटा। खुद का हीरो का भी आंसर आया, बिल्कुल। वैभव बहुत सही बेटा। ठीक है, तो ये हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था, हो गया है। ठीक है, इतना क्लियर है भाई सबको? इतना क्लियर है? ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, वेपर प्रेशर बात कर रहे थे हम। ठीक है, ये पेज हम पढ़ चुके हैं बट फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। वेपर प्रेशर क्या होता है हमारे पास, कि मैंने बताया था कि जब कभी भी कोई मेरे पास मान लो कंटेनर है, क्या है मेरे पास, कोई कंटेनर है, ये मेरे पास कंटेनर है। ठीक है, इसमें मेरे पास कोई भी लिक्विड है, क्या है मेरे पास, इसमें एक लिक्विड है। ठीक है, ये मेरे पास मान लिया मैंने लिक्विड है मेरे पास। ठीक है, और मैंने क्या किया, जब ये लिक्विड, ये कंटेनर ओपन था, स्टार्टिंग ध्यान से समझना बेटा, जब ये कंटेनर ओपन था तो क्या हो रहा था कि इसकी जो भी वेपर बन रही थी, जो भी वेपर बन रही थी वो सब कहां जा रही थी, बाहर जाएगी। जो भी वेपर बनेगी सब क्या चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, धीरे धीरे इस कंटेनर का वॉल्यूम, मतलब लिक्विड का वॉल्यूम डिक्रीज होने लग जाएगा और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं कि अपने मतलब धूप में अगर मैं कोई ग्लास वगैरह में पानी भर के रखूं फुल, ठीक है, मॉर्निंग में रखते हैं, और अगर गर्मियों का दिन है तो इवनिंग में देखेंगे तो उस ग्लास का वॉल्यूम, मतलब वाटर का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होता है, वेपोराइजेशन होता है। अब मैंने क्या किया कि मैं इसको ओपन ना रख के क्या कर दिया, मैंने क्लोज कर दिया। क्या कर दिया भाई, क्लोज कर दिया। तो जब मैं इसको क्लोज करूंगा तो क्या होगा, ये क्लोज हो गया। ठीक है, अब जब ये क्लोज हुआ है तो क्या अब वॉल्यूम बाहर जाएगा, नहीं जाएगा। अब वॉल्यूम बाहर जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, अब अगर वॉल्यूम बाहर नहीं जा रहा तो क्या ऐसा होगा कि हमारे पास जो लिक्विड है पूरा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वेपर तो बन रही है, वेपर तो बन रही है। तो क्या ऐसा होगा पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता। तो फिर होता क्या है, तो उस वाले केस में क्या होगा, हमारे पास कुछ अमाउंट ऐसी है जो लिक्विड से वेपर में बनेगी, और कुछ अमाउंट ऐसा भी होगा साथ के साथ, जब वेपर बन गए तो उससे लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इस वाले प्रोसेस को, लिक्विड से जब वेपर बन रही है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, वेपोराइजेशन। ये हो गया हमारे पास वेपोराइजेशन। और दूसरा जो प्रोसेस है, मतलब वेपर फेज से जब लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो रहा है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस होंगे। ठीक है, अब स्टार्टिंग में मान लो कि वेपोराइजेशन ज्यादा हो रहा है, कंडेंसेशन कम हो रहा है, मतलब रेट डिफरेंट डिफरेंट है। एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों की रेट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। दोनों की रेट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अगर दोनों की रेट सेम हो जाएगी, उस प्रोसेस को, मतलब दोनों की रेट किस किस की, वेपोराइजेशन की भी और कंडेंसेशन की भी, तो उस टाइम जो ये हमारे पास लिक्विड है, जो हमारे पास इस लिक्विड का जो वेपर है, ये इस लिक्विड फेज पर जो प्रेशर लगाएगा, इस लिक्विड पर जो प्रेशर लगाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, वेपर प्रेशर। उसी को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है भाई, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन है हमारे पास, कॉपी करो जल्दी से, मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूं। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवेपोराइजेशन, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवेपोराइजेशन इज इक्वल टू किसके बेटा, हमारे पास रेट ऑफ कंडेंसेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन इट्स लिक्विड सरफेस एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है, तो रेट ऑफ इवेपोराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन।
ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और ये मैं बात करूंगा किस पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। किस पे बात करूंगा, कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूंगा तो हमारे पास इवेपोरेशन और कंडेंसेशन है वो डिफरेंट होगा। तो अगर टेम्परेचर में चेंज करता जाऊंगा तो वो रेट इक्वल होगी नहीं, ठीक है। अब हमने जब ये टर्म डिफाइन की है, जब हमने ये वेपर प्रेशर डिफाइन किया है, तो उस पॉइंट पर क्या हम बोल सकते हैं कि हम इक्विलिब्रियम पर डिफाइन कर रहे हैं। किस पर डिफाइन कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पर। तो जब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हमारे पास, तो वो किस किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है बेटा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, नो डाउट, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ वो नेचर ऑफ लिक्विड पर भी डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा बेटा, नेचर ऑफ लिक्विड पर भी डिपेंड करेगा। सर कैसे करेगा, ये चीज समझ में नहीं आ रही है। टेम्परेचर वाला तो समझ में आता है कि सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बट सर ये जो बात आप बोल रहे हो कि नेचर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करता है, ये कैसे करता है। तो इसके लिए देखो बेटा, हमारे पास सिंपल सा फंडा है कि हम क्या कर रहे हैं, इधर से लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में हो रहा है। मेरे पास लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में हो रहा है। अगर ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, अगर ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में, तो अब कितनी वेपर बन रही है उस पर ही तो हमारे डिपेंड करेगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है। अब लिक्विड से वेपर कितना बन रहा है, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, लिक्विड से वेपर कितना बन रहा है ये किस चीज पर डिपेंड करेगा। सर ये तो इस चीज पर डिपेंड करेगा कि जैसे मान लो मेरे पास ये एक लिक्विड का मॉलिक्यूल है और ये एक लिक्विड का मॉलिक्यूल है, तो जब ये वेपर में जाना चाहेगा तो ये इसके जो सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स है, जो इसके सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स है, वो इसको जाने दे रहे या नहीं जाने दे रहे। अगर इजीली जाने देते हैं तो सर वेपर जल्दी बन जाएगी और ज्यादा वेपर बनेगी, और अगर नहीं जाने दे रहे तो वेपर कम बनेगी और स्लो बनेगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो लिक्विड है उनमें लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, अगर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को आसानी से नहीं जाने देगा वेपर में। इसका मतलब वेपर नहीं बनेगी, वेपर कम बने, मतलब वेपर कम बनेगी। अगर वेपर कम बन रही है तो हमारे पास क्या होगा, वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम हो गया। तो ऐसे सॉल्वेंट या ऐसे सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूशन जिसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में वाटर लॉस बेटा नहीं होगा। अगर मैं क्लोज कंटेनर रख रहा हूं तो वाटर लॉस कैसे होगा, नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। अगर मेरे पास पूरा क्लोज कंटेनर है तो वाटर लॉस नहीं होगा। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि अगर मेरे पास ऐसा सब्सटेंस है इधर जिसके बीच में, मतलब वो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स जो है, इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स अगर ज्यादा है तो वेपर कम बनेगी, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा हमारे पास, कम होगा। तो ये पॉइंट इधर दे रखा है हमारे पास, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज इन द लिक्विड। तो अगर IMF इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। साथ ही साथ ये पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पॉइंट है हमारे पास कि वेपर प्रेशर डजंट डिपेंड अपॉन साइज, साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। साइज मतलब क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे पास 10 लीटर वाटर लिया और 1 लीटर वाटर लिया तो उसका वेपर प्रेशर डिफरेंट होगा, साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा क्या है, मेरे पास शेप ऑफ वेसल पर भी डिपेंड नहीं करेगा। शेप ऑफ वेसल का क्या मतलब है, चाहे तो आप क्या लो बेटा, ग्लास लो, चाहे आप मान लो एक बकेट लो, चाहे एक वाटर बोतल लो, उन सब में वेपर प्रेशर सेम होगा। बस कंडीशन ये कि मेरा टेम्परेचर सेम होना चाहिए। सर ऐसा क्यों है, क्योंकि बेटा अगर मैं प्रेशर की बात करता हूं तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो पर यूनिट एरिया की बात कर रहा हूं ना भाई मैं इधर, पर यूनिट एरिया तो मेरे पास सेम ही रहेगा। तो अगर पर यूनिट एरिया सेम है तो मेरे पास क्या होगा, जो प्रेशर है वो भी क्या होगा, वेपर प्रेशर सेम होगा। तो किस पे डिपेंड नहीं करेगा, साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, वेसल के शेप पर डिपेंड नहीं करेगा, अमाउंट ऑफ लिक्विड जो मैं डिस्कस कर चुका उस पर डिपेंड नहीं करेगा, सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा, ठीक है, ठीक है। तो ये कॉपी हो गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखो अब हम बात करेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है, ये समझ में आ गया। अब हम वेपर प्रेशर डिफरेंट फॉर्म में, मतलब डिफरेंट पार्ट के सॉल्यूशंस का डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट है हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या हो,
वोलेटिलिटी क्या होती है बेटा, आराम से अभी आ रहे हैं अपन, उधर भी आ रहे हैं, ठीक है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। अनुज बेटा अभी थोड़ा धैर्य रखे, पैसेंस रखे, सब्र का फल सही होगा, इधर मीठा भी होगा, ठीक है। हाँ भाई, तो हम बात कर रहे हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब मेरे पास लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब ये है कि हाँ सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी कैसा है, लिक्विड है। तो हमारे पास सबसे फर्स्ट बात कर रहे हैं हम, जब मेरे पास टू वोलेटाइल लिक्विड्स, टू वोलेटाइल लिक्विड का मतलब क्या है, वोलेटाइल का मतलब होता है बेटा जो वेपर फॉर्म करता हो, मतलब जिसकी वेपर बनती हो उनको हम वोलेटाइल लिक्विड बोलते हैं, और जिसकी वेपर नहीं बनती है उसको हम नॉन वोलेटाइल बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। तो अभी हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों कैसे ले रहा हूं मैं, वोलेटाइल ले रहा हूं, ठीक है। तो बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वोलेटाइल, क्लियर है भाई। तो अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि पार्शियल प्रेशर अगर मैं दो सब्सटेंस ले रहा हूं, अगर मैं पार्शियल प्रेशर दो सब्सटेंस ले रहा हूं बेटा, पर यूनिट एरिया वाला जो डाउट है, किसका डाउट है ये, साहिल। तो साहिल जी बेटा हम आपको ये बोल रहे हैं कि अगर पर यूनिट एरिया की बात मैं ये कर रहा हूं कि जब मैं प्रेशर लगाऊंगा, तो मान लो मेरे पास ये एक एरिया है, अब ये तो पूरा सरफेस एरिया आ रहा है ना, और एक मान लो मैंने दूसरा वेसल लिया ये, तो इसका सरफेस एरिया ही आ रहा है। तो मेरे को तो पर यूनिट मतलब यूनिट पे मैं वो करूंगा फोकस कि इस वाले पॉइंट, अगर मैं मान लो कि इसको सेलेक्ट करता हूं, इस वाले एरिया को सेलेक्ट करता हूं, किसको, ये वाला एरिया अगर मैं सेलेक्ट किया तो इसमें भी मैं इतना ही एरिया सेलेक्ट करूंगा, तो उस पे देखूंगा कि कितना फोर्स लग रहा है। तो अगर मेरे पास सब्सटेंस सेम है, मतलब दोनों केस में वाटर है और दोनों केस में टेम्परेचर सेम है, तो इतने वाले एरिया पर जो फोर्स लगेगा वो सेम लगेगा जो वेपर है उसकी वजह से, इसलिए हमारे पास प्रेशर भी क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, तो हम इधर बात कर रहे थे कि हमारे पास क्या है, वोलेटाइल लिक्विड है दोनों, ठीक है। तो अब इस वाले केस में हमें प्रॉब्लम ये आई कि सर अगर एक ही लिक्विड रहा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना प्रेशर आएगा वो उसी का होगा। भाई अगर मेरे पास जो लिक्विड है उसमें अगर एक ही लिक्विड हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, क्या होगा उस वाले केस में, सर जितना भी प्रेशर आएगा, जितना उस लिक्विड सरफेस पर प्रेशर लग रहा है वो टोटल किसकी वजह से लगेगा, सर उसी लिक्विड की वजह से लगेगा, तो जितना भी प्रेशर होगा उसका प्रेशर होगा। बट सर प्रॉब्लम यह है कि अगर मेरे पास दो लिक्विड आ गए, क्या आ गए, दो लिक्विड आ गए, तो अब मेरे पास मान लो मैंने प्रेशर आया, मेरे पास जो वेपर प्रेशर जो पार्शियल प्रेशर लग रहा है वो मान लो मेरे पास कितना आया, 200 ATM आया, कितना आया, 200 ATM। तो सर मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि एक लिक्विड ए है एक लिक्विड बी है, तो लिक्विड ए कितना प्रेशर लगा रहा है, लिक्विड बी कितना प्रेशर लगा रहा है, बात समझ में आई नहीं आई। तो ये अपना क्वेश्चन है। इसके लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट आए राउल्स, तो इसने एक लॉ दिया, ठीक है। इस लॉ की बात करें हम तो ये लॉ सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है बेटा, आइडियल सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। सबसे पहला पॉइंट आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इसकी क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है, वो मैंने बता दिया आपको। अब आता है कि ये बोलता क्या है, ये बोल रहा है कि हमारे पास कि अगर मेरे पास सॉल्यूशन, पहली बात तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए होता है, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे आज ही के लेक्चर में, तो टेंशन ना ले, ठीक है। तो ये बोलता है कि इट स्टेट्स दैट फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, अगर मेरे पास वोलेटाइल लिक्विड्स है तो उसके लिए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, जितने भी मेरे पास लिक्विड में कंपोनेंट है उनका पार्शियल प्रेशर उस लिक्विड में, ध्यान देना पार्शियल प्रेशर तो ऊपर से लगेगा, बट वो जो पार्शियल प्रेशर है उस कंपोनेंट के लिक्विड में कितने मोल फ्रैक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या बोल रहा है वो, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो बेटा ध्यान देना, सबसे पहले बात देखो, दो चीजें, एक है पार्शियल वेपर प्रेशर जो हमारे पास वेपर की वजह से लगेगा, ठीक है, बट जो वो मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा है कि जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसने बोला है, वो बेटा मोल फ्रैक्शन लिक्विड की बात कर रहा है, ध्यान से समझना, वो किसकी बात कर रहा है, लिक्विड की बात कर रहा है। आप ये डेफिनेशन कॉपी करो, तब तक मैं इधर एक डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, और तब समझाता हूं मैं आपको। ये मेरे पास एक कंटेनर बना दिया मैंने, ठीक है, और इसमें हम लिक्विड भर देते हैं। अभी कॉपी करो बेटा जल्दी से, पूरी स्लाइड कॉपी हो जानी चाहिए।
ठीक है, अभी कॉपी करना बंद करेंगे, समझेंगे। इधर क्या बोल रहा हूं मैं, ये मेरे पास दो लिक्विड ले लिए मैंने, ये व्हाइट वाला मान लो ए है, ठीक है, और ये पिंक वाला क्या है, बी है, ठीक है। तो अब इनका क्या होगा, इधर ये मान लो कि दोनों वही कलर यूज करता हूं मैं। पिंक कलर की अगर हम बात करेंगे तो ये पिंक की वेपर फॉर्म है, ठीक है, और अगर व्हाइट वाले की बात करेंगे तो ये व्हाइट की वेपर फॉर्म है, ठीक है। तो ये वेपर है तो इनकी वजह से क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। तो मैं बात ये कर रहा हूं कि अब ये जो वेपर प्रेशर है, ये जो वेपर प्रेशर लगाएंगे तो वेपर प्रेशर तो इनकी वजह से लगेगा, इस वाले वॉल्यूम में जो है उनकी वजह से वेपर प्रेशर लगेगा। बट जो वो मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा है तो वो बेटा इधर की बात कर रहा है, मोल फ्रैक्शन की, मतलब XA इस लिक्विड के अंदर है, ना कि वेपर वाली बात कर रहा है। बात समझ में आ रही है। और जो XB आएगा वो भी इस लिक्विड के अंदर है, ना कि वेपर वाली बात कर रहा है। वेपर प्रेशर वेपर फेज की वजह से लगेगा, बट वो जो वेपर प्रेशर लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, जो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर है लिक्विड फेज में। और वो ऑब्वियस सी बात है कि लिक्विड में मेरे पास जितना ज्यादा क्या रहेगा, कोई भी सब्सटेंस रहेगा उसका वेपर उतना ज्यादा बनेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो क्या बोल रहा है वो, ये बात समझ में आई। तो मैं बोल सकता हूं PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। और इसके बाद क्या बोलेंगे, PA अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा तो इधर से क्या आएगा मेरे पास, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते मेरे पास क्या आएगा बेटा, PA इज इक्वल टू PA नॉट XA। अब फिर से ध्यान से समझना, ये तीनों टर्म जिसको समझ में आ जाएगी उसका ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छे से समझना बेटा, PA इज इक्वल टू PA नॉट XA, ये आधे चैप्टर है, मतलब ये मान लो कि ये वाली टर्म आधा चैप्टर बताएगी आपको अभी, ठीक है। क्या है PA, क्या है PA नॉट और क्या है XA, फिर से समझना अच्छे से। PA क्या है, PA मेरे पास वेपर प्रेशर है, ध्यान से समझना। PA क्या है मेरे पास, पार्शियल वेपर प्रेशर है, किसका, A कंपोनेंट का। अगर उसने A बोल रखा है तो A कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर है, ठीक है ये बात। बट कब है, जब हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, जब हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। सर इस बात का क्या मतलब है, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह है बेटा कि जब हमारे पास सॉल्यूशन में और भी कंपोनेंट है, जब हमारे पास सॉल्यूशन में और भी कंपोनेंट है, तब A कंपोनेंट की वजह से जो पार्शियल वेपर प्रेशर लगेगा उसको मैंने PA बोला है। तो PA इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A, जब सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। XA क्या है, XA तो सर आपने अभी बात कही थी कि XA वो कंपोनेंट है, वो मोल फ्रैक्शन है जो हमारे पास लिक्विड फेज में एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। PA नॉट अच्छे से समझना, कंफ्यूज होते हैं PA और PA नॉट में। PA नॉट भी पार्शियल वेपर, PA नॉट भी वेपर प्रेशर ही है और वो A का ही है। PA नॉट भी वेपर प्रेशर ही है और वो किसका है, A का ही है, ठीक है। PA भी A का ही था, PA नॉट भी A का ही है। बट मैंने आपको बोला कि PA तब है जब मैं सॉल्यूशन की बात करूंगा, PA नॉट तब है जब मैं आइडियली बात करूंगा। आइडियली का मतलब यह कि उसके अलावा कोई नहीं है, सुनसान है, सुनसान जंगल में है। ये बात समझ में आ रही है, मतलब सिर्फ अकेला प्राणी है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, रेगिस्तान में चला गया तब नॉट आएगा, रेगिस्तान में चला जाएगा तब नॉट आएगा, मतलब ओनली A एग्जिस्ट करता है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A, मतलब अगर मेरे पास ये एक कंटेनर है, ये मैंने क्लोज किया और इसमें मेरे पास जो लिक्विड है वो ओनली क्या है, A है। मतलब सर ओनली अगर A है तो मैं बोलूंगा कि XA इज इक्वल टू 1, मतलब A का मोल फ्रैक्शन लिक्विड में 1 है का क्या मतलब है कि और कोई वहां नहीं है। बात समझ में आई या नहीं आई बेटा, अरे बात समझ में आई या नहीं आई। तो PA नॉट क्या है, प्योर फॉर्म का मतलब इधर ये कि ओनली A फॉर्म एग्जिस्ट करती है, मतलब ओनली A है, उधर B C D E F कोई नहीं है, रेगिस्तान में अकेला घूम रहा है। बात क्लियर है भाई, ठीक है। तो PA नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A का मतलब ये कि ओनली A है, ठीक है, ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारे पास किसने बोल दिया, राउल्ट्स लॉ ने बोला, तो आई थिंक राउल्ट्स लॉ क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है, इतना कॉपी हो गया। अब ये समझना, अच्छे से समझना बेटा, बिल्कुल पूरा, ठीक है, ध्यान से। अभी कोई कॉपी नहीं करेगा, इधर ध्यान देंगे सब लोग। क्या दे रखा है हमारे पास,
ये हमारे पास दो लिक्विड दे रखे हैं, एक हमारे पास ये वॉयलेट कलर का है, दूसरा येलो कलर का है, ठीक है। अब अगर मेरे पास दो लिक्विड है, ध्यान देना, मेरे पास कितने लिक्विड है, दो, दोनों के दोनों क्या है, वोलेटाइल है, दोनों के दोनों क्या है, वोलेटाइल। सिर्फ उधर मैं जो बोलूंगा वो सुनोगे ध्यान से, ए एंड बी दोनों क्या है बेटा, वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मीनिंग क्या होता है सर, आप बता चुके हो, वोलेटाइल का मीनिंग तो सर आप बता चुके हो कि जिसकी वेपर बनती है उसको हम वोलेटाइल बोलते हैं, जिसकी वेपर बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल बोलते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। अब अगर ये दोनों वोलेटाइल है, ए भी वोलेटाइल है और बी भी वोलेटाइल है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि दोनों की वेपर बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो देखो ए की भी वेपर है मेरे पास और बी की भी वेपर है, येलो कलर की भी वेपर दिख रही है आपको और वायलेट कलर की भी दिख रही है, जो कि मैंने अलग अलग टाइप से भी दिखा रखा है, एक को डॉट से और एक को क्रॉस से, ठीक है। डॉट वाले को मैंने बोला है क्या, बी, और क्रॉस वाले को बोला है मैंने ए, ठीक है। तो दोनों की वेपर है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें राउल्ट्स लॉ लगाता हूं, क्या लगाऊंगा, राउल्ट्स लॉ, इसको नहीं देखना अभी, तो राउल्ट्स लॉ लगाऊंगा तो क्या होगा, अगर ए कंपोनेंट के लिए लगाऊंगा तो पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स से होगा। राउल्ट्स लॉ अगर मैं लगाता हूं तो उस वाले केस में क्या होगा, मेरे पास पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट होगा। भाई बोलो ये चीज क्लियर है, पी ए इज इक्वल टू क्या होगा, मेरे पास पी ए नॉट होगा, ठीक है। ये ए के लिए लगाया, सिमिलरली बी के लिए लगाऊंगा तो पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी आ गया, ठीक है। ए नॉट क्या है, पी ए नॉट क्या है, जब ए प्योर फॉर्म में रहेगा तब उसका पार्शियल वेपर प्रेशर, मतलब उसका वेपर प्रेशर बोलते हैं उस टाइम तो, और पी बी नॉट भी वही सेम, बी जब प्योर फॉर्म में रहेगा मतलब अकेला रहेगा तब की बात है। अगर मैं इसका पी टोटल फाइंड करूं, पी टोटल का मतलब क्या है, पी टोटल वो होगा कि ए की वेपर की वजह से जो प्रेशर लग रहा है इस लिक्विड सरफेस पर और बी की वेपर की वजह से जो प्रेशर लग रहा है इस लिक्विड सरफेस पर, तो क्या होगा सर, दोनों का सम ही होगा। भाई अगर मैं टोटल की बात कर रहा हूं तो जितना भी प्रेशर है उसका सम कर दूंगा। और कौन कौन से प्रेशर है हमारे पास, हमारे पास दो प्रेशर, इधर कौन सा, पी ए है और पी बी है, तो मैंने पी टोटल के लिए क्या कर दिया, दोनों का सम कर दिया। पी टोटल के लिए क्या कर दिया बेटा, दोनों के लिए सम कर दिया। तो पी टोटल की वैल्यू, अब पी ए की वैल्यू मैंने इधर से रखी, पी ए नॉट एक्स ए, और पी बी की वैल्यू रख दी पी बी नॉट एक्स बी, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया इधर, ठीक है। क्या आ गया मेरे पास, ये एक्सप्रेशन आ गया, क्या है, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी आएगा इधर, क्या आएगा बेटा, ये हमारे पास एक्स बी है, पी बी नॉट एक्स बी आ गया। बोलो भाई ये चीज क्लियर है आपको, ये कलर तो मिलेगा नहीं अपन को, ठीक है। पी बी नॉट एक्स बी, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। अब आपको याद है जब मैंने मोल फ्रैक्शन पढ़ाया था, जब मोल फ्रैक्शन पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि कोई भी सॉल्यूशन में जितने भी सब्सटेंस रहेंगे हमारे पास, उन सबके मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, यूनिट, यूनिट मतलब 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, कैसा, कि एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू कितनी होगी, हमारे पास 1 होगी, एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो अगर मैं इसमें से एक्स ए या एक्स बी किसी भी एक फॉर्म को हटाना चाहूं तो हटा सकता हूं, बिल्कुल हटा सकते हैं। तो अगर मैं एक्स बी की वैल्यू फाइंड करूंगा तो क्या 1 माइनस एक्स ए आएगी, बिल्कुल आएगी सर। तो मैं इसमें एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए पुट कर रहा हूं। तो जब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो ध्यान देना बेटा क्या आएगा इधर, ये आएगा हमारे पास पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए एज इट इज आएगा प्लस पी बी नॉट और इसकी जगह आ गया 1 माइनस एक्स ए। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक्स ए टर्म को एक साथ रखूंगा तो इधर आ गया पी बी नॉट को तो मैं अलग कर लेता हूं क्योंकि पी बी नॉट इंटू 1 करेंगे, ठीक है। प्लस एक्स ए लिया मैंने कॉमन, जब मैंने एक्स ए कॉमन लिया तो इधर से क्या बचेगा, पी ए नॉट, तो यह आया मेरे पास पी ए नॉट, और इधर क्या आएगा, माइनस आएगा, तो ये माइनस का क्या आ गया मेरे पास, पी बी नॉट, ठीक है। ये रिलेशन आ गया और यही इधर ये दे रखा है। बात समझ में आई नहीं आई, तो आपको ये याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये रखना है। और मैं तो कह रहा हूं इसकी भी रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको राउल्ट्स लॉ पता होना चाहिए। पी ए नॉट एक्स ए, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए होता है। क्या होता है बेटा, पी ए नॉट कैसे फाइंड होगा बेटा, वो क्वेश्चन में देगा, पी ए नॉट अपन को क्वेश्चन में देगा, उसकी हमें जरूरत नहीं है, पी ए नॉट की हमें जरूरत नहीं है। राउल्ट्स लॉ और हेनरीज लॉ में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। हाँ भाई, तो पी टी इजिकल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी आ गया, ये हमारे पास राउल्ट्स लॉ आता है, ठीक है। तो इसमें याद करने का ऐसा कुछ भी ज्यादा है नहीं,
राउल्स लॉ पता होना चाहिए, टोटल प्रेशर हम इक्वल कर देंगे। अगर सी कंपोनेंट भी होता तो पीसी नॉट एक्स आ जाता। बात समझ में आई नहीं आई? पीटी लास्ट लाइन वाला कैसा है बेटा, ये एक्स बी जो है, एक्स बी की जगह मैं इधर से वैल्यू पुट कर सकता हूं ना, 1 माइनस एक्स ए, तो मैंने इधर 1 माइनस एक्स ए रखा। जब 1 माइनस एक्स ए रखूंगा तो इधर क्या होगा, देखो पीवी नॉट को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पीवी नॉट आएगा, तो ये पीवी नॉट है। पीवी नॉट को माइनस एक्स ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस पीवी नॉट एक्स ए आएगा। एक्स ए कॉमन लिया, इधर से प्लस का आया, ये माइनस का आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, इसको भी मैं आपको थोड़ा नजरबंद कर देते हैं, आपको सही से दिखेगा। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास हो गया। ये डेरिवेशन है बेटा, आ सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, बट ये वैल्यू पूछ सकता है कि किसके इक्वल होगा, तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। क्लियर है भाई? ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब देखना ये वाली चीज समझनी है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, आपको मान लो ये ग्राफ दे रखा है, तो इससे आप कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ये ग्राफ दे रखा है, इससे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ले सकते हो वो हमें चेक करना है। ठीक है, अच्छे से समझना। वाई एक्सिस पे क्या है, प्रेशर है, और एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन है लिक्विड फेज में। ध्यान देना, मोल फ्रैक्शन है किसमें, लिक्विड फेज में, मतलब एक्स वाली बात कर रहे हैं हम, एक्स से एक्स बी की। ठीक है, टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट है, टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो मेरे पास एक लाइन आई थी इधर, पी टी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ये हमारा आया था। ठीक है, और इसकी दूसरी फॉर्म जो हमने फाइंड की थी, पी टी इज इक्वल टू पी बी नॉट प्लस एक्स ए इंटू पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, ये हमने अभी डेराइव किया था। ठीक है, वही है। अब अगर मान लो कि इसमें से आपको पूछे एक्स ए की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है, एक्स ए की वैल्यू 0 है, इसका मतलब इधर ओनली एक्स बी है। मतलब इस वाले पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो एक्स ए 0 है, ओनली बी है, मतलब इस पॉइंट पर जो भी प्रेशर लगेगा वो बी की वजह से होगा। क्यों? क्योंकि एक्स बी का मोल फ्रैक्शन 1 है, मतलब लिक्विड में ओनली बी एग्जिस्ट करता है, तो बी एग्जिस्ट करता है, उसका पार्शियल प्रेशर पीबी नॉट हो गया। सिमिलरली इधर ओनली ए एग्जिस्ट करता है और इधर बी क्या है, 0 है, तो ए की वजह से जो पार्शियल प्रेशर होगा वो पी ए नॉट हो गया। इस वाले पॉइंट पे अगर आप कहीं पर भी देखोगे, इस वाली लाइन पर अगर मैं इस पर भी देखूंगा, तो अगर कोई पूछता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू कितनी होगी, तो हम बोलेंगे 1। इस पॉइंट पे बोलेंगे तो भी कितना होगा, 1। इस पॉइंट पे लास्ट वाले पे बोलोगे तो भी 1 आएगा, क्योंकि एक्स ए की वैल्यू 1, एक्स बी की 0, तो सम करोगे 1, इस पे भी सेम 1। तो मतलब सभी पॉइंट पे जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है, 1 है। ये बात समझ में आई नहीं आई? अब आप मेरे को ये बताओ कि, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं ए और बी में से ज्यादा वोलेटाइल कौन है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। ये ग्राफ दे रखा है, मैंने कुछ भी नहीं बताया आपको, ये ग्राफ देख के आपको ये बताना है कि ए और बी में से ज्यादा वोलेटाइल कौन है। ए और बी में से ज्यादा वोलेटाइल कौन है, ये बताओगे, जल्दी से बताओ। ए और बी में से ज्यादा वोलेटाइल कौन है बेटा, बताओ। ए और बी से बताना है, 1 1 करके नहीं बताना, ए और बी टाइप करो जो भी आपको लग रहा है। जिनको लग रहा है कि ए का ए ज्यादा वोलेटाइल है, ए टाइप करेंगे। जिनको लग रहा है बी ज्यादा वोलेटाइल है, वो बी टाइप करेंगे। अनुज ए, प्रिया ए, प्रवेश ए, सक्षम ए, मैक्सिमम का ए आ रहा है। कोई बी वाला भी है भाई, बी वाला भी है क्या कोई? कोई नहीं है। स्टार, सक्षम ए, सबका ए आ रहा है। श्रुति ए, प्रणीता ए, ठीक है, सबका ए आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। ए मोर वोलेटाइल है। रितिका ए, बिल्कुल सही बेटा। ए क्यों है? क्योंकि जब मेरे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, ध्यान से सुनना, जब मेरे टेम्परेचर कांस्टेंट पर जब मैंने देखा कि ओनली ए था, तो उसका पार्शियल प्रेशर पी ए नॉट आ रहा है, ये वाला है। जब मेरे पास ओनली बी था, तो उसका पार्शियल प्रेशर पी बी नॉट है, वो ये है। और मेरे को पता है कि वाई एक्सिस पे अगर मैं देखूं तो पी ए नॉट की वैल्यू ज्यादा है पी बी नॉट से, मतलब ए ज्यादा वोलेटाइल हुआ बी से। ये बात आपको ग्राफ देख के पता लग जानी चाहिए। बात समझ में नहीं आई? अब मेरे को अगर ग्राफ बनाना है किस किस में, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट, क्या है मेरे पास, एक्स ए। पी ए नॉट एक्स ए है, ये मेरे को ग्राफ बनाना है किसका। अब मेरे को अगर पी ए और एक्स ए में ग्राफ बनाना है, किस किस में बना रहा हूं,
पी ए और एक्स ए में, तो क्या मैं इसको y इज इक्वल टू एम एक्स जैसा ग्राफ बोलूंगा? बिल्कुल सर बोल सकते हो आप, y इज इक्वल टू एम एक्स जैसा बोल सकते हो। सिमिलरली तो पीबी के लिए भी क्या इसी टाइप से बनेगा? बिल्कुल सर इसी टाइप से बनेगा, बस उधर पीबी नॉट और एक्स भी आ जाएगा, मतलब जीरो से स्टार्ट होंगे और लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन आएगा। तो देखो पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए वाला ग्राफ कौन सा है मेरे पास? जो ये ग्राफ है, इधर क्या है एक्स ए जीरो, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जीरो, तो ये जो ग्राफ है मेरे पास पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए का ग्राफ है। बात समझ में आई या नहीं आई? देखो ए की वैल्यू बढ़ती जा रही है। सिमिलरली अगर आप इस ग्राफ की बात करोगे तो ये ग्राफ किसका है? सर ये ग्राफ हमारे पास पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी का ग्राफ है। बोलो भाई पी बी नॉट एक्स बी का ग्राफ है, बोलो क्लियर है? y इज इक्वल टू एम एक्स से देख रहे हैं हम, इधर x भी क्या है? जीरो है, इधर x भी क्या है? जीरो है, तो इधर जीरो आया और इधर धीरे धीरे वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो इस पॉइंट पर मेरे पास xb की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो xb की वैल्यू जैसे 1 हो रही है तो pb की वैल्यू pb नॉट के इक्वल आ रही है। सिमिलरली इस पॉइंट पर अगर मैं देखूंगा तो xa की वैल्यू 1 है, xb की वैल्यू 0 है, तो xa की वैल्यू जैसे ही 1 रखूंगा तो pa इज इक्वल टू pa नॉट आ जाएगा। ये बात क्लियर है आपको? ठीक है, दोनों का स्लोप किसको बताएगा? पी ए नॉट और पीबी नॉट को बताएगा। क्वेश्चन में इस टाइप से अगर पूछा जाए तो मतलब अगर स्लोप दे रखा है तो उसका एक ही इंटेंशन होगा कि आपको पी ए नॉट और पीबी नॉट की वैल्यू दे दी। ठीक है, जब हम पी टोटल का ग्राफ बनाएंगे, किसका बनाएंगे? पी टोटल का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो पी टोटल के ग्राफ में क्या आएगा? देखो बेटा पी टोटल का ग्राफ का इक्वेशन ये है हमारे पास, पी टी इज इक्वल टू पीबी नॉट प्लस एक्स ए पी ए नॉट माइनस पीबी नॉट। तो मैं इधर से बोल रहा हूं कि सर ए इज मोर वोलेटाइल, ए इज मोर वोलेटाइल देन बी, ए इज मोर वोलेटाइल देन बी। इस वाले स्टेटमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इस वाले स्टेटमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेटा सिंपल मैथमेटिक्स था, y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ आई थिंक सबको आना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल वही क्या है, मैंने y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ बनाया, स्ट्रेट लाइन आता है, जीरो से जाता है ओरिजिन से, तो उधर से जा रहा है स्ट्रेट लाइन, इधर से स्ट्रेट लाइन, जैसी वैल्यू पी ए नॉट पीबी नॉट की होगी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास स्लोप आएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ए इज मोर वोलेटाइल है, मेरे को पीटी का ग्राफ बनाना है। किसका बनाना है? पीटी का। तो पीटी का अगर ग्राफ बनाना है तो इसको मैं y बोलूंगा, y इज इक्वल टू ये मेरे पास c है प्लस ये मेरे पास x है और ये क्या है मेरे पास m, ये क्या है m। तो ध्यान देना y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, तो c की वैल्यू क्या है? ये मेरे पास लाइन है, इसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है भाई ये, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी किसकी लाइन है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है बेटा। अगर ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है तो ये मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी है। इंटरसेक्ट c की अगर बात करोगे तो क्या मेरे पास पीबी नॉट इंटरसेक्ट है? देखो इधर जीरो से पीबी नॉट क्या है? इंटरसेक्ट, जिसकी बात क्या करेंगे बेटा? c हो गया। बात करें स्लोप की, किसकी बात करें? स्लोप की, तो ये तो हमारे पास x एक्सिस हो गया जिसपे x है, तो ये तो हो गया मेरे पास x, और स्लोप के लिए क्या आया? इधर से सर मैं बोलूंगा c इज इक्वल टू आ गया मेरे पास पी बी नॉट, और सर m इज इक्वल टू आ गया मेरे पास पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, कुछ भी याद करने का नहीं है, सिंपल मैथ से उधर। ठीक है, बोलो y a इज मोर वोलेटाइल देन b, क्योंकि बेटा ये हमारी मर्जी है, आप a को ज्यादा वोलेटाइल करो या b को करो, आपकी मर्जी है, चलेगा, कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपकी मर्जी है। समर्थ बेटा a को वोलेटाइल ज्यादा करना है, b को करना है, आपकी मर्जी है, मैंने a को कर दिया। विजय बेटा आप जल्दी देखोगे, आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो बहुत जल्दी आपको उसके लिए खुशखबरी मिलने वाली है। ठीक है, बस जल्दी से ध्यान दे। तो m इजिकल टू क्या आ गया? पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट आ गया, ये चीज क्लियर है। ठीक है, तो ये कॉपी हो गया होगा। अब देखिए मैंने जब इधर राउल्स लॉ पढ़ाया था तो इधर एक पॉइंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है? इधर देखो, ये मैंने लिख रखा है लिक्विड फेज में राउल्स और वेपर फेज में डाल्टन्स। मतलब क्या करना है आपको? लिक्विड फेज में राउल्स लॉ लगाओगे, वेपर फेज में डाल्टन्स लॉ लगाओगे। लिक्विड फेज में राउल्स लॉ लगाओगे, वेपर फेज में डाल्टन्स लॉ लगाओगे। कैसे लगाना है, कब लगाना है, समझो आप इस बात को। ठीक है, तो इतना हमारा हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है? देखो
एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू तो मैं फाइंड कर लूंगा। मेरे को अगर एक्स ए फाइंड करना है तो इस फॉर्मूले से फाइंड कर लूंगा, एक्स बी फाइंड करना है तो अगर एक्स ए फाइंड हो गया तो 1 माइनस एक्स बी कर सकता हूं, या फिर इसी फॉर्मूले में से एक्स ए को एलिमिनेट कर सकता हूं। कैसे सर? एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है, ये बात आपने बताई है। तो मैं एक्स ए को जैसे एलिमिनेट, एक्स बी को जैसे एलिमिनेट करा वैसे ही मैं एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी रख दूंगा। बोलो भाई क्लियर है? बात समझ में आई नहीं आई? तो ये हमारे पास है। तो अब देखो, अब मेरे को क्या करना है कि हमने जब ये पढ़ा था ये, तो लिक्विड फेज की तो बात कर ली है मैंने, एक्स ए और एक्स बी क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, हो गया। सर इधर का क्या कहना है आपका? इधर के बारे में क्या बोलोगे? हमें तो सर वेपर फेज में भी मोल फ्रैक्शन चाहिए, तब क्या करेंगे? क्या बोल रहा हूं मैं? हमें तो सर वेपर फेज में भी मोल फ्रैक्शन चाहिए, वो फाइंड करके दो ना। तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन हम कैलकुलेट करते हैं। तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम इधर आते हैं, कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज हम कैलकुलेट करते हैं बेटा। तो कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज के लिए हम क्या करेंगे? देखो मेरे पास, मैंने आपको बताया कि आपको 2 लॉ लगाने, कौन कौन से? अगर हमारे पास कौन सा फेज है? लिक्विड फेज। लिक्विड फेज की बात करूंगा तो मैं क्या लगाऊंगा? डाल्टन्स लॉ, सॉरी राउल्स लॉ। और अगर मैं लिक्विड फेज की बात करूंगा तो मैं क्या लगाऊंगा? राउल्स लॉ। ठीक है। अगर मैं राउल्स लॉ की बात करता हूं तो क्या मैं ये स्टेटमेंट लिख सकता हूं? पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, और क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। बोलो भाई इसमें कोई समस्या है किसी को? इसमें कोई समस्या है क्या? पी ए नॉट, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए और पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। बात समझ में आई भाई? अरे इधर उधर नहीं देखना है, इधर ध्यान दो यार, क्या कर रहे हो बेटा? इधर ध्यान दो। पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी, राउल्स लॉ लगाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है डाल्टन्स लॉ की। तो डाल्टन्स ने क्या बताया? 11th में हमारे पास एक चैप्टर था, कौन सा? गैसियस स्टेट। कौन सा चैप्टर था बेटा? गैसियस स्टेट। तो उसमें हमारे पास ये डाल्टन्स लॉ हमने पढ़ा था। तो उसने सिंपल सा इतना बोला कि अगर मेरे को पार्शियल प्रेशर निकालना है, मान लो पी ए का पार्शियल प्रेशर निकालूंगा, तो उस वाले केस में सर हम ऐसा करते थे, एन मोल पी टोटल, या फिर ऐसे बोलूंगा मैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पी ए इज इक्वल टू क्या होते थे? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टोटल, इंटू क्या करते थे? पी टोटल। ये डाल्टन्स का लॉ है, अगर किसी को नहीं आता तो, अगर किसी को नहीं आता तो ये हमारे पास क्या है? डाल्टन्स लॉ है। पी ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टोटल। मतलब क्या लिख सकता हूं मैं? पी ए इज इक्वल टू गैसियस मोल से, ध्यान देना ये मोल फ्रैक्शन किसका है? गैस का है। मोल फ्रैक्शन किसका है? गैस का, ठीक है, इंटू पी टोटल। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास कंपोजिशन जो है गैसियस फेज में, ए के लिए वाई ए, मोल फ्रैक्शन ए का गैस फेज में क्या है? वाई ए, और बी के लिए क्या है? वाई बी है। बी के लिए क्या है? वाई बी है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग कि अगर मैं को पी ए कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? पी ए कैलकुलेट करना है, तो ए का मोल फ्रैक्शन, ए का मोल फ्रैक्शन किसमें? गैस में। इसलिए मैंने लिखा था कि डाल्टन्स लॉ को गैस में लगाना है, लिक्विड में किसको लगाना है? राउल्स लॉ को। तो क्या मैं इधर वाई ए बोल सकता हूं इंटू पी टोटल, इंटू क्या आ जाएगा? पी टोटल। सिमिलरली अगर मेरे को पी बी कैलकुलेट करना है तो क्या आएगा? वाई बी इंटू पी टोटल। बोलो भाई ये चीज क्लियर है? पी टोटल क्या है? वही टोटल प्रेशर है जो हमने बात कही थी, वही टोटल प्रेशर है जो हमने बात कही थी अभी, पीटी इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी जो कैलकुलेट किया था। तो अब देखो ये भी पी ए है और ये भी क्या है? पी ए है। दोनों पी ए भाई, दोनों क्या है? पी ए है। तो ये अगर दोनों पी ए है, ये दोनों पी ए है, तो क्या दोनों इक्वल होंगे? बिल्कुल होंगे। तो मैं अभी क्या कर रहा हूं? पी ए की वैल्यू इक्वल कर रहा हूं, इन दोनों को इक्वल करूंगा तो ध्यान देना क्या बनेगा, ध्यान से देखना बेटा क्या बनेगा हमारे पास। इधर से जो बनेगा वो देखो, ये मेरे पास बनता है वाई ए पी टी इज इक्वल टू क्या बना मेरे पास?
पी ए नॉट एक्स ए। तो मेरे को क्या फाइंड करना था, मेरे को फाइंड करना था वाई ए। तो क्या मैं वाई ए कैलकुलेट कर सकता हूं, वाई ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए अपॉन पी टोटल। ये मेरे पास क्या आ गया, वाई ए आ गया है। ये क्या आ गया मेरे पास, वाई ए आ गया। और इसको मैं नहीं बोलूंगा कि आपको याद करना है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली क्या मैं पी बी नॉट भी फाइंड कर सकता हूं, सिमिलरली क्या मैं पी बी नॉट भी फाइंड कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करना होगा, पी बी वाई बी के लिए क्या करेंगे हम, जब मेरे को वाई बी की वैल्यू लिखनी होगी तो सिमिलरली लिखेंगे। ये मैंने बताया था सिमिलरली का साइन होता है। तो सिमिलरली वाई बी इज इक्वल टू क्या आएगा, पी ए नॉट की जगह पी बी नॉट आ जाएगा, एक्स ए की जगह एक्स बी आ जाएगा, और इधर तो सर पी टोटल ही आएगा। बात समझ में आई नहीं आई, इधर क्या आएगा, पी टोटल। तो ये हमारे पास आ गया पी टोटल। ठीक है, कॉपी करो भाई जल्दी से। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, इसको भी नजरबंद कर देते हैं हम। ये हमने नजरबंद कर दिया। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए हैं, सबको आने चाहिए सही से। ठीक है, क्या करना है आपको, अगर गैसियस फेज में निकालनी है वैल्यू, क्या करना है बेटा, अगर गैसियस फेज में निकालनी है तो आपको सिर्फ दो ही पॉइंट करने हैं। क्या करना है, एक बार राउल्ट लॉ लगाओगे और एक बार डाल्टन लॉ लगाओगे। ये भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, ये भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, तो दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। तो दोनों को मैंने इक्वल कर दिया। ये भी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है, ये भी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है। ठीक है, तो दोनों को मैंने इक्वल कर दिया। वाई ए और वाई बी क्या है ये मैं पहले बता चुका हूं, फिर से लिख रहा हूं। वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं वाई बी की बात करूंगा तो वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। बात समझ में आई या नहीं आई। तो ये हमारे पास वाई ए वाई बी था, जिनको नहीं पता उनको अभी पता लग गया होगा। देख लो भाई, क्लियर है, कॉपी हो गए। इसके साथ आप एक चीज और कर सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, मैं पी ए और ये जो हमारे पास दे रखा है इनको इक्वल तो ये है ही, तो क्या डिवाइड कर सकता हूं मैं, क्या मैं इनको डिवाइड कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। पी ए अपॉन पी बी करूंगा मैं, तो देखना वाई ए अपॉन पी टी, ये डिवाइड करेंगे हम इधर, ध्यान देना सभी लोग। वाई ए इंटू पी टी अपॉन वाई बी इंटू पी टी करेंगे तो क्या होगा, पी टी से पी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर क्या इक्वल करेंगे तो हमारे पास पी ए नॉट एक्स ए अपॉन पी बी नॉट एक्स बी आएगा। तो क्या आएगा हमारे पास, देखो यह है मेरे पास पी ए इज इक्वल टू था वाई ए पी टोटल, और पी बी इज इक्वल टू क्या था मेरे पास, वाई बी पी टोटल। साथ ही साथ में ये तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग है, ये तो किसके अकॉर्डिंग है, डाल्टन्स के अकॉर्डिंग। अगर मैं राउल्ट्स लॉ की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, राउल्ट्स लॉ की अगर मैं बात करूंगा तो सर आप क्या करोगे, राउल्ट्स लॉ की अगर मैं बात करूंगा तो उस वाले केस में इधर आएगा पी ए नॉट एक्स ए, और इधर क्या आ गया पी बी नॉट एक्स बी। मैं क्या कर रहा हूं, इनको डिवाइड कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, डिवाइड। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इधर ये डिवाइड आ गया, ठीक है, इधर ये डिवाइड आ गया, कैंसिल आउट करेंगे तो पीटी से पीटी कैंसिल आउट हो गया। तो क्या है मेरे पास, वाई ए अपॉन वाई बी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए अपॉन पी बी नॉट एक्स बी। अब ऐसे फॉर्मूले बहुत है अगर किसी को याद करने हो, बट मैं बेटा याद करने का सजेशन नहीं दूंगा आपको। आप इजीली डेराइव, मतलब 15 सेकंड लगेंगे बस, इसको अगर डेराइव करना हो आपको तो 15 सेकंड लगेंगे, जो कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। तो मेरे हिसाब से याद करने की बजाय आप समझे चीज को कि आपको करना क्या है। जब कभी भी वाई ए एक्स ए की बात आए, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की कभी बात आए, बेटा डाल्टन लिक्विड में नहीं लगाना है, डाल्टन आपको वेपर में लगाना है। देखो याद ऐसे रख सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना है। डाल्टन लॉ आपने गैसियस स्टेट में पढ़ा था,
डाल्टन्स लॉ किस में पढ़ा था? गैसियस स्टेट में, तो गैसियस फेज में लगाएंगे। राउल्ट्स लॉ किस में पढ़ रहे हो? लिक्विड सॉल्यूशन में, तो लिक्विड में लगाओगे। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया फंडा। ठीक है, तो कभी भी अगर एक्स ए एक्स बी वाई ए वाई बी का क्वेश्चन आए तो आपको इधर की साइड से सोचना है कि हमारे पास क्या एक्स ए होगा, क्या वाई ए होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो उसके लिए आप क्या करोगे? राउल्ट्स लॉ लगाओगे और डाल्टन्स लॉ लगाओगे। डाल्टन्स लॉ किधर लगाओगे? सर हमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। डाल्टन्स लॉ हमने कहां पढ़ा था? गैसियस स्टेट में, तो हम उसकी गैसियस फेज है उसके लिए डाल्टन्स लॉ लगाएंगे, और लिक्विड स्टेट में हमने पढ़ा है कौन सा? राउल्ट्स लॉ, तो हम उधर क्या लगाएंगे? लिक्विड फेज में राउल्ट्स लॉ का लगाएंगे। क्लियर है भाई? ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। तो अब इसके बाद हम देखते हैं, तो ये हमारे पास बेटा राउल्ट्स लॉ हो गया। अब इसका बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो आपको ये करना है। क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्वेश्चन देखना सही से, क्या दे रखा है? वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CH-Cl3 एंड डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 एट 298 केल्विन आर। कितना कितना दे रखा है हमारे पास? ये दे रखा है 200 mmHg एंड 415 mmHg रेस्पेक्टिवली, दोनों का दे रखा है। फर्स्ट बोल रखा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम CH-Cl3 एंड 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2 एट 298 केल्विन। सबसे पहले तो पी टोटल फाइंड करना है, मतलब ए पॉइंट में जो ये कैलकुलेट करवा रहा है, हमें क्या कैलकुलेट करवा रहा है? पी टोटल कैलकुलेट करवा रहा है। सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है वो? मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। किसमें? वेपर फेज में, मतलब ये वाई ए और वाई बी कैलकुलेट करवा रहा है। क्या कैलकुलेट करवा रहा है बेटा? वाई ए एंड वाई बी कैलकुलेट करवा रहा है। बात समझ में आई नहीं आई? वाई ए और वाई बी कैलकुलेट करवा रहा है, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए वो सही है। सबसे पहले क्या करना है? पी टोटल निकालना है। तो पी टोटल के लिए क्या करोगे बेटा आप? पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। इधर हमें क्वेश्चन में पी ए नॉट और एक्स पी बी नॉट की वैल्यू दे रखी है। पी ए नॉट की वैल्यू कितनी है सर? क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर दे रखा है, मतलब पी ए नॉट हो गया, और इधर पी बी नॉट डाइक्लोरोमीथेन का दे रखा है, ये पी बी नॉट हो गया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? करो भाई जल्दी से। बेटा दूसरों के कमेंट पर ध्यान मत दो, आपको पढ़ना है, आप पढ़ाई पर ध्यान दो। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो। इसके रिजल्ट पर बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है कॉन्सेप्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्जाम के लिए। आपके हर एग्जाम के लिए इस क्वेश्चन का रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको बताऊंगा क्या है, तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करें, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करें। करो बेटा। राउल्ट्स लॉ कुछ भी नहीं है, सिंपल क्या करना है? पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, ये हो गया। और इसके क्वेश्चंस के लिए कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है? सिर्फ राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ इक्वल करने हैं। राउल्ट्स लॉ किधर लगाओगे? लिक्विड फेज में लगाओगे। डाल्टन्स लॉ किधर लगाओगे? डाल्टन्स लॉ सर हमने गैसियस स्टेट में पढ़ा था, तो वो हम गैसियस फेज के लिए लगाएंगे। इतना सा है बस। ठीक है, करो भाई जल्दी से, करो भाई, करो जल्दी से, शाबाश। क्वेश्चन सोल्व करें। 348 आ रहा है एक का आंसर, 347.9 रितु कुमारी का बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। मिस्टर निशांत पांडे का भी ठीक है, अंजलि का भी ठीक है, प्रणीता ठीक है। बेटा जल्दी से कमेंट पर ध्यान ना देके इधर क्वेश्चन सोल्व करो जल्दी से। सही, मिस्टर निशांत पांडे सही बेटा, अंजलि सही, आरवी सही, बिल्कुल सही, भरत सही बेटा। तो करना क्या है सर? अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे, अगर हम सॉल्यूशन देखते हैं, फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या है हमें। सर पी ए नॉट दे रखा है, मैं इसको ए बोल रहा हूं, ठीक है, समझने के लिए इसको मैंने ए बोल दिया, मतलब क्लोरोफॉर्म को ए बोल रहा हूं मैं, और डाइक्लोरोमीथेन को क्या बोल रहा हूं? बी बोल रहा हूं। एनसीईआरटी में जाओगे इधर 1 2 करके भी दे रखे हैं, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बेटा, सही सही, रोहित का भी सही है, बहुत सही बेटा, सही। ठीक है, अभी देखेंगे हम गिवन क्या है। पी ए नॉट दे रखा है हमारे पास, पी ए नॉट कितना है? 200 mmHg, 200 mmHg। और पी बी नॉट कितना दे रखा है? पी बी नॉट गिवन है हमें, पी बी नॉट इज इक्वल टू 415 mmHg, 415 mmHg, ये हमें दे रखा है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? पी टोटल फाइंड करना है।
तो पी टोटल के लिए तो हमारे पास एक ही फंडा है कि सर पी टोटल अगर फाइंड करना है तो पी टी इज इक्वल टू पी ए। अब देखो याद करने का कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है। पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी लगाएंगे। पी ए की वैल्यू राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगी, पी ए नॉट एक्स ए, और पी बी की वैल्यू क्या होगी, पी बी नॉट एक्स बी। ये हो गया हमारे पास। एक्स ए और एक्स बी फाइंड करना है, उसके लिए उसने वेट दे दिया, और क्या चाहिए भाई, वेट दे दिया तो मोल तो फाइंड कर ही सकते हो, वेट दे दिया तो मोल तो फाइंड कर सकते हो। तो एन ए अगर हम फाइंड करेंगे, एन ए मतलब मोल्स ऑफ ए, तो कितना दे रखा है हमारे पास, इसका मास दे रखा है 25.5, 25.5, और इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे तो कार्बन का होता है हमारे पास 12, ठीक है, और एक हाइड्रोजन का हो गया तो 13 लिख देता हूं साथ ही 13। क्लोरीन का होता है 35.5, तो 35.5 को अगर करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं 70 इंटू 35.5 ऐसे लिख देता हूं। कैलकुलेट किया 5 और 3 कितना आ गया 8, 37118, आई थिंक 118.5 आ रहा है, ये आ गया मेरे पास एन ए। और जब मैं एन बी कैलकुलेट करूंगा तो एन बी की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, एन बी की वैल्यू आएगी, बेटा एन ए और एन बी बताओ मेरे को कमेंट बॉक्स में कितना आया आपका, एन ए और एन बी बताओ कितना आया है। एन बी की वैल्यू है 40 अपॉन CH2Cl2 का अगर मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करूंगा तो 71, अच्छा सॉरी ये फिर से मैंने गलत लिख दिया, ये 119 हो जाएगा क्योंकि ये 71 आएगा ना 35.5 करेंगे तो ये आ गया मेरे पास 13 प्लस 71, तो ये हो जाएगा हमारे पास 119.5, ठीक है। 40 अपॉन एन बी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये 71 प्लस कार्बन का कितना है हमारे पास, ये 14 हो गया, मतलब 85 आएगा, कितना आएगा 85। वैल्यू बताओ भाई कितना आ रहा है, एन ए की वैल्यू कितनी है, एन ए की वैल्यू कितनी है, एन ए और एन बी की वैल्यू बताओ यार जल्दी से। 0.213 बता रहे हैं एक को, 0.213 कम वाला यही है, तो आई थिंक यही होगा। तो एन ए मेरे पास आता है इधर से, एन ए इधर लिख रहा हूं मैं ना, ध्यान देना, एन ए की वैल्यू आप जो बोल रहे हो बेटा वो लिख रहा हूं मैं, 0.213, ठीक है, ये आ गया 0.213। और एन बी की वैल्यू कितनी आ रही है, एन बी बताओ भाई, एन बी कितना आ रहा है 0.470, ये आ गया, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब इधर बस कर देंगे हम, तो इज इक्वल टू पी ए नोट की वैल्यू कितनी है, पी ए नोट की वैल्यू 200 इनटू एक्स ए की वैल्यू रखेंगे, मतलब मोल्स ऑफ ए, फॉर्मूला लिख रहा हूं इधर, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है अभी। तो एक्स ए जब लिखोगे आप तो एक्स ए क्या आएगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो एक्स ए की जब वैल्यू लिखूंगा तो एन ए की वैल्यू कितनी है 0.213 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 0.213 प्लस 0.470, ये तो आ गया मेरे पास क्या बेटा एक्स ए, साथ में प्लस करके चलेंगे, इधर दूसरा कलर से लिख देता हूं कंफ्यूज ना हो जिससे। तो पीबी नोट की वैल्यू कितनी है, पीबी नोट की वैल्यू 415, तो ये आ गया 415 इनटू ये वैल्यू करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, इधर कर रहा हूं तो ये आएगा 0.470 डिवाइडेड बाई क्या आएगा बेटा 0.213 प्लस 0.470, इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो आपके पास आंसर कितना आएगा, इधर से आंसर आ जाएगा आपके पास ये 347.9 mmHg, कितना आ गया P टोटल इज इक्वल टू 347.9 mmHg, ये आ गया हमारे पास फर्स्ट, ये फर्स्ट का आंसर आ गया, ठीक है। अब दूसरे वाले में क्या बोला है उसने, देखो दूसरे वाले में क्या बोल रखा है हमारे पास, वेपर फेज में चाहिए, किस में चाहिए बेटा, वेपर फेज में चाहिए। तो वेपर फेज के लिए आप क्या करोगे, मैंने बताया जब कभी भी वेपर फेज के बारे में बात करें तो आपको करना क्या है, डाल्टन्स लॉ और राउल्ट्स लॉ को इक्वल कर दो, क्या करना है, डाल्टन्स लॉ और राउल्ट्स लॉ को इक्वल कर दो, तो हम इक्वल करते हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट के लिए ध्यान देना बेटा, इधर देखो याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो डाल्टन्स लॉ और राउल्ट्स लॉ को इक्वल करोगे तो पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए इज इक्वल टू पी
टोटल इंटू वाई ए, पी टोटल इंटू वाई ए। ये हमारे पास ये राउल्स लॉ हो गया और ये डाल्टन्स लॉ हो गया। वाई ए चाहिए मेरे को, तो वाई ए इज इक्वल टू, वाई ए इज इक्वल टू क्या आ गया, पी ए नॉट एक्स ए अपॉन पी टोटल। पी ए नॉट पता है मेरे को, पी ए नॉट की वैल्यू कितनी है, पी ए नॉट की वैल्यू थी मेरे पास शायद 215 समथिंग था, 200 कितना है 200, तो ये आ गया मेरे पास 200 इंटू अपॉन पी टोटल कितना है मेरे पास, पी टोटल तो ये रहा 347.9 इंटू एक्स ए की वैल्यू कितना था हमारे पास, एक्स ए की वैल्यू थी कितना था इधर 0.219 कितना था 0.213 डिवाइडेड बाई 0.213 इंटू सॉरी प्लस 0.47, इसको कैलकुलेट करेंगे और हमारे पास जो वाई ए की वैल्यू आएगी, तो वाई ए की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आई है बोलो भाई, वाई ए की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, वाई ए बताओ जल्दी से, वाई ए 0.457 तो नहीं आएगा आई थिंक, ये तो नहीं आना चाहिए, 0.322 0.322 ये आएगा मेरे पास वाई ए, और वाई बी क्या आएगा मेरे पास, वाई बी इधर रख देता हूं, वाई बी, वाई बी इज इक्वल टू, कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या वाई बी को, वाई बी को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वाई बी के लिए 1 में से सबट्रैक्ट करूंगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि वाई ए प्लस वाई बी की वैल्यू तो क्या होगी 1 होगी भाई, मोल फ्रैक्शन का सम तो कितना होता है 1 होता है, तो वाई ए प्लस वाई बी की वैल्यू आ जाएगी 67 पॉइंट कितना आएगा बेटा, ये 67 पॉइंट समथिंग आएगा भाई, 332 है ना, तो 67.8 0.678 ये आ जाएगा मेरे पास वाई बी, ये दो आ गया, ठीक है, ये रिजल्ट आ गया। अब देखना है रिजल्ट क्या बताता है हमें। अब मैं इधर आपको एक डेटा और लिख रहा हूं जो क्वेश्चन में गिवन था, हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था पी ए नोट, पी ए नोट था मेरे पास 200, पी बी नोट था मेरे पास, पी बी नोट कितना था 415, मेरे को एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू बताओ, आप एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू बताओ जल्दी से, एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू बताओ, एक्स ए और एक्स बी की पूछ रहा हूं मैं, एक्स ए की वैल्यू 0.322 है क्या, एक्स ए की वैल्यू कैलकुलेट करो, ये वाली जो है हमारे पास, ये इधर जो वैल्यू आई थी ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करो, एक्स ए की वैल्यू कितनी आएगी जल्दी से बताओ बेटा, एक्स ए कितना आ रहा है, एक्स ए लिख के बताना, एक्स ए इज इक्वल टू, जिससे मेरे को पता चले एक्स ए कितना आया था 0.322 एक्स ए की वैल्यू है क्या, जल्दी बताओ 0.312 एक्स ए इज इक्वल टू ठीक है, एक्स और एक्स ए की वैल्यू 0.312 आ गया, एक्स ए इज इक्वल टू 0.312 और एक्स बी की वैल्यू इधर से हमारे पास आएगी, तो ये 8.8 ये आ गया, ठीक है। वाई ए कितना है मेरे पास, ध्यान देना, ये हमारे पास ये रिजल्ट समझना है मैं, तो वाई ए कितना है 0.322, ये वैल्यू तो बेटा पता नहीं तुम कौन सी बता रहे हो, तो ये मैं हटा रहा हूं, ये मेरे पास 0.322 और वाई बी की वैल्यू कितनी है, वाई बी की वैल्यू मेरे पास 0.678। तो अब देखो इससे क्या पता चला, ध्यान देना, इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें यह पता चला कि पी ए नॉट और पी बी नॉट में से ज्यादा वॉलेटाइल कौन है, पी ए नॉट और पी बी नॉट में से ज्यादा वॉलेटाइल कौन है, सर पी बी नॉट ज्यादा वॉलेटाइल है, क्योंकि आपने अभी ग्राफ बता के बताया था, जिसका पी ए नॉट या पी बी नॉट मतलब जिसका नॉट ज्यादा है वो ज्यादा वॉलेटाइल होता है। तो पी ए नॉट और पी बी नॉट में से ज्यादा वॉलेटाइल कौन है, पी बी नॉट ज्यादा वॉलेटाइल है। कौन ज्यादा वॉलेटाइल है,
पीवी नॉट ज्यादा वोलेटाइल है। अगर मेरे पास पीवी नॉट की वैल्यू ज्यादा है तो मेरे पास वेपर फेज में पीवी नॉट के मोल फ्रैक्शन ज्यादा होने चाहिए। पीवी नॉट के मोल फ्रैक्शन क्या होने चाहिए? ज्यादा होने चाहिए। तो इधर देखो मेरे पास पीवी नॉट के मोल फ्रैक्शन ज्यादा आए हैं। पीवी नॉट के मोल फ्रैक्शन क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि मोर वोलेटाइल सब्सटेंस का, ध्यान से सुनना, मोर वोलेटाइल सब्सटेंस का वेपर फेज ज्यादा रिच होता है, या मोर वोलेटाइल सब्सटेंस वेपर फेज में ज्यादा रिच होगा। इसका मतलब क्या है कि वेपर फेज में उस सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन ज्यादा होंगे जो सब्सटेंस ज्यादा वोलेटाइल है, जो सब्सटेंस ज्यादा वोलेटाइल है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो YA और YB से मेरे को पता चला इधर कि PA नॉट की वैल्यू 200 और 415 थी, तो मैं डायरेक्टली बता सकता था कि मेरे पास YB की वैल्यू YA से ज्यादा आएगी इस डेटा को देख के। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो इसके अकॉर्डिंग एक नोट पॉइंट है बेटा, NCERT का नोट पॉइंट है, ध्यान रखोगे आप। NCERT का नोट पॉइंट है ये रहा, याद रखोगे हमेशा। क्या पॉइंट है हमारे पास? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। एट इक्विलिब्रियम मतलब जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा, इक्विलिब्रियम वाला वर्ड याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। वेपर फेज विल ऑलवेज बी रिच इन द कंपोनेंट विच इज मोर वोलेटाइल। यही बताया मैंने कि वेपर फेज उस कंपोनेंट से रिच रहेगा। रिच रहेगा मतलब उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा रहेगा, जिसमें क्या है हमारे पास, जो कंपोनेंट मोर वोलेटाइल है उससे, जो कंपोनेंट मोर वोलेटाइल है उसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में ज्यादा होगा, उसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में ज्यादा होगा। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये लाइन, इससे काफी क्वेश्चन बनेंगे आपको हर एग्जाम के, ठीक है। PYQs आप करके देखना, काफी क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और हम बता भी सकते हैं इजीली, कॉमन सेंस से भी बता, देखो मैथमेटिकली मैंने बता दिया आपको, मैथमेटिकली प्रूव कर दिया इधर, ये मैथमेटिकली प्रूव किया हमने कि हमारे पास YA और YB की वैल्यू ज्यादा है, मतलब ज्यादा रिच है। कॉमन सेंस से हम ये बता सकते हैं कि अगर मेरे पास जो सब्सटेंस ज्यादा वोलेटाइल है, जो सब्सटेंस ज्यादा वोलेटाइल है, वो सब्सटेंस की वेपर ज्यादा बनेगी। अगर उसकी ज्यादा वेपर बन रही है तो मोल फ्रैक्शन भी उसके ज्यादा होंगे। कॉमन सेंस से हम ये बता सकते हैं। क्लियर है भाई? ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, प्रैक्टिस एक्सरसाइज में दे रखे, बैक एक्सरसाइज में, ठीक है। ये हो गया। अब आपके पास एक बच्चे ने अभी डाउट भी पूछा था कि सर राउल्ट्स लॉ और हेनरीज लॉ में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलरिटीज है। तो राउल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ हेनरी लॉ का ही स्पेशल केस है, ठीक है। राउल्ट्स लॉ हेनरी का ही, हेनरी लॉ है उसी का स्पेशल केस है। हेनरी लॉ ने क्या बताया कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू x1 इंटू P1 नॉट, ठीक है। ये हमारे पास किसने बताया? हेनरी ने बताया, सॉरी ये राउल्ट्स ने बताया, ठीक है ना। ये किसने बताया? राउल्ट्स लॉ ने बताया। और हेनरी ने क्या बताया? P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। तो अब ध्यान देना, ये तो सेम है, P दोनों साइड सेम, और इधर से सॉरी ये x सेम है, ये x क्या है? सेम है, कलर डिफरेंट ले लेता हूं, ये x सेम है। मतलब जो डिफरेंस आया है वो किस में आया है? एक में मेरे पास P1 नॉट है, दूसरे में KH है। तो अगर हेनरी लॉ में KH की वैल्यू PA नॉट के इक्वल हो जाती है तो वो हमारे पास राउल्ट्स लॉ बन जाता है। तो हमारे पास क्या बन जाता है? राउल्ट्स लॉ बन जाएगा, ठीक है भाई। वॉइस तो क्लियर आनी चाहिए यार, क्यों मजे ले रहे हो? वॉइस तो क्लियर आनी चाहिए, वॉइस में क्या प्रॉब्लम है? बात समझ में नहीं आई बेटा, ठीक है। तो राउल्ट्स लॉ हेनरी लॉ का स्पेशल केस है, कब? अगर मेरे पास KH की वैल्यू PA नॉट के इक्वल हो जाएगी। क्लियर है ना भाई? PA नॉट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? KH के इक्वल हो जाएगी। तो राउल्ट्स लॉ हमारा इधर फिनिश होता है। अब हम बात करेंगे, ये हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा, किसका केस? ध्यान देना, राउल्ट्स लॉ हमने तब पढ़ा जब हमारे पास XA और XB जो मैंने दो कंपोनेंट लिए थे,
दोनों के दोनों वोलेटाइल थे। दोनों के दोनों कैसे थे बेटा? वोलेटाइल थे। अब हम बात करेंगे जब हमारे पास अभी हम बात करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, और उसके बाद जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जाएंगे तब हम बात करेंगे कि एक वोलेटाइल हो दूसरा नॉन वोलेटाइल हो, तब आगे वाली बात करेंगे। ठीक है, तो क्लियर है इतना सबको भाई? वॉइस क्लियर है भाई सबको? वॉइस वगैरह का कुछ कमेंट कर रहे हैं, चेक करवा देते हैं आपको, वॉइस वगैरह चेक की जाए थोड़ा कि वॉइस क्लियर है या नहीं है। ठीक है, हाँ भाई। अब इसके बाद हमारे पास जो आता है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है? आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो जो हमारे पास लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होता है उसको हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। किस किस में? एक तो आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, एक तो आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा कौन सा है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल क्या होता है, ये पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास आइडियल, ये कॉपी करने जैसा इसमें कुछ है नहीं है ना। अब आता है हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन, तो ये समझेंगे आइडियल सॉल्यूशन क्या है। तो आपको याद होगा जब मैंने राउल्स लॉ पढ़ाया था अभी, तो राउल्स लॉ का फर्स्ट स्टेटमेंट था कि ये ओनली एप्लीकेबल है जब हमारा सॉल्यूशन आइडियल हो। कैसा हो? आइडियल हो। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा सॉल्यूशन जो एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब क्या है कि एक्स ए की वैल्यू कुछ भी हो, एक्स बी की वैल्यू कुछ भी हो, मतलब कंपोजिशन किसी का कुछ भी हो, किसी का कुछ भी मोल फ्रैक्शन हो, सभी के लिए राउल्स लॉ क्या हो बेटा? राउल्स लॉ अगर एप्लीकेबल हो तो उसको हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो क्या बोल रखा है? द सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्स लॉ ओवर द, मैंने डिफरेंट कलर से भी लिख रखा है, एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। कॉपी करेंगे जल्दी से। क्या है हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट टर्म ये है, अगर डेफिनेशन लिखते हो, अगर आपने एंटायर रेंज वर्ड नहीं लिखा तो आपको डेफिनेशन में 0 मार्क्स मिलेंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो द सॉल्यूशंस विच ओबे राउल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, ये हमारे पास हो गए, जैसे पी ए इजिकल टू पी ए नॉट, पीबी इजिकल टू पीबी नॉट एक्स बी, पीटी इजिकल टू पी ए प्लस पीबी, ये एप्लीकेबल होना चाहिए। ये राउल्स लॉ ये वाले स्टेटमेंट है भाई हमारे। ये जो हमने पढ़ा है, ये इक्वेशन कहां से पढ़ी है? ये तो राउल्स लॉ की है। ये किसकी है बेटा हमारे पास? राउल्स लॉ की इक्वेशन है। ठीक है, थोड़ा साफ सुथरा करते हैं। ये हमारे पास किसकी है? राउल्स लॉ की इक्वेशन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये एप्लीकेबल होता है तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा है? आइडियल सॉल्यूशन है। अब सर ये तो बात हो गई डेफिनेशन की, समझ में कैसे आएगा कि कौन सा आइडियल सॉल्यूशन है कौन सा नहीं है, या फिर हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है आइडियल सॉल्यूशन की, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है आइडियल सॉल्यूशन की, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। देखो मेरे पास दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन एक कंटेनर में लिया मैंने ए, ये कहां से आ गया भाई? ठीक है, एक क्या लिया मैंने? ए लिया, और दूसरा क्या लिया? बी लिया। एक क्या लिया बेटा? ए, और दूसरा क्या लिया? सॉलिड इन लिक्विड पढ़ेंगे बेटा बाद में, सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, एक लिया मैंने ए, एक लिया बी। ठीक है, ए में मतलब सिर्फ ओनली एक ही कंपोनेंट है, तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे, एक मॉलिक्यूल ए है, दूसरा मॉलिक्यूल ए है, तो अब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन लग रहा है। बात समझ में आ गई? दूसरा मेरे पास क्या है? बी है, तो इधर ये जो अट्रैक्शन दिख रहा है, ये अट्रैक्शन किसका है? बी मॉलिक्यूल का, बी मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी मॉलिक्यूल्स, और ये क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए मॉलिक्यूल्स। ये बात समझ में आई? ये मेरे पास है। ठीक है, इसका मान लो मैंने V1 वॉल्यूम लिया, इसका मैंने V2 वॉल्यूम लिया। क्लियर है? अब क्या हुआ? अब मेरे पास एक नया, इन दोनों को मिक्स किया मैंने, इन दोनों को क्या किया? मिक्स किया। तो मेरे पास क्या बना? इधर जो बॉन्ड था फर्स्ट वाले में, ध्यान देना बेटा, इधर ये वाली चीज मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, कॉपी आप करना है नहीं करना आपकी मर्जी है। ठीक है, ध्यान देना। इधर क्या हुआ? मेरे पास स्टार्टिंग में ए के बीच में अट्रैक्शन था। ठीक है, और क्या था? मेरे पास बी मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन था। दोनों को क्या किया मैंने? मिक्स किया, दोनों को मिक्स किया। तो इधर जो मेरे पास सॉल्यूशन बन रहा है उसमें जो नया अट्रैक्शन आ रहा है वो ए और बी के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा? ए और बी के बीच में आएगा। अब ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं।
जब मेरे पास ए था और ये बी था, तो इससे जो नया बॉन्ड बन रहा है, मतलब नया अट्रैक्शन फोर्स आ रहा है ए और बी के बीच में, इसका मतलब क्या हुआ कि ए वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है। ए वाला बॉन्ड क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है। जब कभी भी, ध्यान से सुनना, जब कभी भी किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करना है तो एनर्जी देनी पड़ती है। मान लो कोई दो दोस्त है, उनके बीच में अगर आपको क्या करना है, कुछ गलतफहमी पैदा करनी है, तो आपको एनर्जी डालनी पड़ेगी, खुद से गलतफहमी नहीं होगी। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है बेटा? और अगर वो बहुत अच्छे दोस्त है तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो वही सेम इधर है कि अगर ये अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन को अगर मेरे को ब्रेक करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मेरे को जो प्रोसेस लगेगा उसमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए साइन आता है पॉजिटिव। सिमिलरली इधर भी कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक करते टाइम। जब कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ये तो ब्रेकिंग वाली बात होगी, जब बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो क्या होता है बेटा, जब बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो एनर्जी देनी पड़ती है। बट जब बॉन्ड क्या करते हैं बेटा, फॉर्म होते हैं, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उस वाले केस में एनर्जी रिलीज होगी। मतलब इधर क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी, इधर क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो मेरे पास आइडियल सॉल्यूशन तब बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन तब बनेगा जब इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू का सम, मैग्नीट्यूड, इस वाली वैल्यू का और इस वाली वैल्यू के मैग्नीट्यूड का सम इस वाले के मैग्नीट्यूड के इक्वल आए। मतलब जितना पॉजिटिव आएगा, जितनी एनर्जी मेरे को देनी पड़ रही है बॉन्ड फॉर्मेशन पर, उतनी एनर्जी अगर रिलीज हो, उतनी एनर्जी अगर रिलीज हो तो मेरे पास टोटल एनर्जी चेंज 0 आएगा। टोटल एनर्जी चेंज कितना आएगा, 0 आएगा। उस वाले केस को हम बोलेंगे डेल्टा एच इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा एच इज इक्वल टू 0। तो आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच की वैल्यू 0 आएगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? दूसरा पॉइंट, इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, और इसका वॉल्यूम मैंने मान लिया V3। इसका वॉल्यूम कितना मान लिया, V3 अगर मैं बोल देता हूं, इसका वॉल्यूम बोल दिया मैंने V3, तो हमारे पास क्या केस होगा, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V3 होना चाहिए। अगर ये 5 लीटर लेता हूं, ये 5 लीटर लेता हूं, तो मेरे पास फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम 10 लीटर आना चाहिए। मतलब डेल्टा V की वैल्यू, डेल्टा V की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। बात समझ में आ रही? तो आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा V बेटा है चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा V क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा H क्या है, चेंज इन एंथैल्पी, और चेंज इन एनर्जी भी बोल सकते हो, चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी, क्लियर है भाई? हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूं, डेल्टा V क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0, डेल्टा H क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सब बच्चों के माइंड में ये रहता है कि सर सब कुछ 0 रहता है आइडियल सॉल्यूशन में। बेटा ऐसा नहीं है, डेल्टा S एंट्रोपी चेंज ग्रेटर देन 0 आएगा, डेल्टा S एंट्रोपी चेंज ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि इधर ए है तो रेंडमनेस कम होगी, इधर भी रेंडमनेस कम होगी, क्योंकि बी भी है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर ए बी बॉन्ड बन रहे हैं तो रेंडमनेस ज्यादा होगी, अगर रेंडमनेस ज्यादा है तो एंट्रोपी ज्यादा होगी। तो चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो दोस्तों अगर फाइनल वैल्यू ज्यादा है और इनिशियल वैल्यू कम है तो इतना मैथ तो आपको आता होगा कि ज्यादा में से कम सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0। तो आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, ध्यान सुनना, सुन रहा हूं राजपूत कशिश बेटा, ध्यान दो इधर, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, आइडियल सॉल्यूशन उसको बोलेंगे हम जिसमें डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी चेंज टोटल 0 आना चाहिए। दूसरा डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम भी 0 होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है मेरे पास डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज वो ग्रेटर देन 0 आएगा। वो ग्रेटर देन क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। एंट्रोपी बेटा रेंडमनेस होती है और लॉयल एक्सपर्ट इसकी स्पेलिंग ई से स्टार्ट होती है, ए से नहीं होती, ठीक है, ENTRO, ठीक है। हाँ भाई, तो हम बात कर रहे हैं किसकी,
आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन में हमारे पास होगा बेटा कि डेल्टा V0, डेल्टा H0, डेल्टा S ग्रेटर देन 0। एंट्रोपी में चेंज क्या होगा? ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, ये आ गया। इसके एग्जाम्पल भी वो पूछ लेता है, इसके एग्जाम्पल भी वो पूछ लेता है। इसके एग्जाम्पल में क्या होगा हमारे पास? एग्जाम्पल है सेम टाइप के। याद करने की जरूरत नहीं बेटा, याद करने की जरूरत नहीं है। डेल्टा H ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैसे आएगा? इधर मैंने एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा रिवर्ट बैक जाइए वीडियो के बाद, लेक्चर खत्म होने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। हाँ भाई, क्या करना है हमें कि इधर हम बात कर रहे थे एग्जाम्पल की, तो याद करने की जरूरत नहीं है। सिमिलर टाइप के जो कंपाउंड है उनका आइडियल सॉल्यूशन बनता है, ऐसा याद रख सकते हो। कैसे? देखो, नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन हाइड्रोकार्बन है दोनों, तो कैसा सॉल्यूशन बनाएंगे? आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा है ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन, ये भी क्या है मेरे पास? हेलो का मतलब क्या है मेरे पास? हेलोजन है और हाइड्रोकार्बन है, हेलोजन है और हाइड्रोकार्बन है, मतलब हेलो एल्केन है। ठीक है दोनों, तो ये भी कैसा बना रहे हैं? आइडियल सॉल्यूशन बना रहे। बेंजीन और टोलुइन, ये भी कैसा बनाएंगे? आइडियल सॉल्यूशन। ये भी दोनों एरोमेटिक टाइप के। बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा? ये भी दोनों क्या है? एरोमेटिक टाइप के। क्लियर है भाई? क्लियर है? तो ये क्या है मेरे पास? आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल हो गए। इसके बाद मैं बात करूंगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, तो इसका जस्ट अपोजिट होगा। अपोजिट का मतलब क्या होगा? मेरे पास आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन क्या था? आइडियल सॉल्यूशन वो था जो एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन में राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे। नॉन आइडियल वो होगा जो एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन में राउल्ट्स लॉ को फॉलो ना करे, मतलब कभी भी राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल ना हो जिन सॉल्यूशंस के लिए, उन सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? उन सॉल्यूशन को हम बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन उनको हम बोलेंगे। अब बात आती है हमारे पास, सर डेल्टा H और डेल्टा V का क्या होगा? तो बेटा डेल्टा H आइडियल में था इक्वल टू 0, इधर डेल्टा H आएगा नॉन इक्वल टू 0। उधर डेल्टा V क्या था? इक्वल टू 0, इधर नॉन इक्वल टू 0। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो व्हेन ए सॉल्यूट डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, देन इट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। डेल्टा V मिक्स ग्रेटर देन इक्वल नॉन इक्वल टू 0, डेल्टा H मिक्स इज नॉट इक्वल टू 0। दोनों क्या आ रहे हैं? नॉट इक्वल टू 0 आ रहे हैं। क्लियर है भाई? बहुत सही बेटा आसिम, बहुत सही बेटा। ठीक है, इसके बाद क्या है? अब देखो, अब हमारे पास क्या है कि सर ये बात आपकी समझ में आ गई। आपने बोला कि राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, तो राउल्ट्स लॉ क्या था? सर राउल्ट्स लॉ आपने पढ़ाया कि PA इज इक्वल टू PA नॉट XA था। ध्यान से देखना बेटा, क्या था? PA इज इक्वल टू PA नॉट XA राउल्ट्स लॉ था। ठीक है, एंटायर रेंज का मतलब ये है कि मेरे पास XA और XB मान लो दो है, तो इसकी रेंज 0 से लेके 1 तक हो, इसकी भी रेंज 0 से लेके 1 तक हो। किसी भी कंपोजिशन की बात कर सकता है। XA की वैल्यू 0.5, XB की वैल्यू 0.5, XA की वैल्यू 0.1 हो, XB की वैल्यू 0.9 हो, या फिर XB की वैल्यू 0.1 हो और XA की वैल्यू 0.9 हो। कोई भी कंपोजिशन हो, सभी में अगर नॉन आइडियल है राउल्ट्स लॉ नहीं लगेगा, और अगर आइडियल है तो राउल्ट्स लॉ लगेगा। ठीक है, हाँ। तो अब हम बात कर रहे थे, ये हमारे पास राउल्ट्स लॉ है। ठीक है, अब ये अगर राउल्ट्स लॉ है तो ये तो हो गया आइडियल के लिए। अब जब मैं नॉन आइडियल की बात करूंगा तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज बनती है। कौन कौन सी? सर या तो होगा PA इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी PA इज ग्रेटर देन PA नॉट XA, या फिर क्या आएगा? PB नॉट, सॉरी PA नॉट XA। या तो PA की वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी। इक्वल होने पे क्या होगा? इक्वल होने पे तो सर आइडियल हो जाएगा। इक्वल होने पे क्या हो जाएगा? आइडियल हो जाएगा। तो ज्यादा होगा तो PA नॉट XA होगा, और कम होगा तो PA नॉट XB से कम होगा। तो अगर ज्यादा होगा तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। ज्यादा हो रहा है मतलब पॉजिटिव डेविएशन, और कम हो रहा है मतलब नेगेटिव डेविएशन। तो सर इसका मतलब क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसकी भी दो कैटेगरी होंगी? तो आप बिल्कुल सही हो। नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होता है सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है सॉल्यूशन शोज नेगेटिव डेविएशन।
सॉल्यूशन शोज नेगेटिव डेविएशन। ये हमारे पास 2 है, तो इसमें हमारे पास पॉजिटिव वाला मैंने आपको बता दिया। पॉजिटिव वाला क्या होगा हमारे पास? पॉजिटिव वाला वो होगा जिसमें सब कुछ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। डेल्टा वी मिक्स ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन 0, पी ए की वैल्यू क्या होगी? पी ए नॉट एक्स से ज्यादा, पी बी की वैल्यू पी बी नॉट एक्स बी की से ज्यादा, और पी टी की वैल्यू पी ए प्लस पी बी से ज्यादा। तो सब कुछ ग्रेटर देन 0 मतलब क्या हो गया मेरे पास? पॉजिटिव डेविएशन वाला। नेगेटिव वाला मैं लिखता जा रहा हूं, आप पहले वो कॉपी करो पॉजिटिव वाला, ठीक है। नेगेटिव वाला भी मैं आपको लिख देता हूं। तो नेगेटिव वाले में अगर हम देखेंगे डेल्टा वी मिक्स ग्रेटर देन 0, तो डेल्टा एच मिक्स लेस देन 0, पी ए लेस देन पी ए नॉट एक्स ए, पी बी लेस देन पी बी नॉट एक्स बी, और एक पॉइंट और लिखे तो पी टी इज लेस देन पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ये आ रहा है हमारे पास। क्लियर है भाई? क्लियर है भाई? एजियोट्रोप क्या है सारी चीजें पढ़ेंगे हमें, वो बाद में आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं ये डिस्कस करने वाला हूं कि पी ए की वैल्यू ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए, तो इसका क्या मीनिंग है? पी ए की वैल्यू ग्रेटर देन एक्स ए, पी ए नॉट एक्स ए, तो उसका क्या मतलब है, क्या सिग्निफाई करता है, ठीक है। क्या हुआ कि ऐसा हो रहा है भाई? ऐसा क्या हुआ कि पी ए की वैल्यू ग्रेटर देन नॉट आ रही है पी ए नॉट एक्स ए से? बात समझ में आ रही है? क्या ऐसा क्या हुआ, क्या रीजन है कि पी टी की वैल्यू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी से आ रही है, मतलब राउल्स लॉ से ज्यादा आ रही है या फिर कम आ रही है? तो ये हमारे पास इतना हो गया है। इसके बारे में हम बेटा नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और किसकी बात करेंगे? एजियोट्रोपिक मिक्सचर। थोड़ा सा मतलब 15 मिनट का बचा है ये अपने पास, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आज मैं आपको 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूं, 10 तो नहीं 5 मिनट, हाँ 5 मिनट पहले छोड़ रहा हूं बेटा, ठीक है। तो आई थिंक आज की क्लास का पूरा समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट था बहुत, ठीक है। राउल्स लॉ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाया अपन ने, उसके बाद आइडियल नॉन आइडियल में थोड़ी थ्योरी थी। राउल्स लॉ के लिए फिर से मैं बता देता हूं, कुछ नहीं करना है आपको। राउल्स लॉ के न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए आपको क्या लगाना है? उसमें डाल्टन्स लॉ लगाएंगे गैसियस में, और राउल्स लॉ लगाएंगे लिक्विड में। अगर किसी को कंफ्यूजन हो उल्टा सीधा लगाने का, तो आपको पता है डाल्टन्स लॉ आपने किधर पढ़ा था बेटा? गैसियस स्टेट में पढ़ा था। और राउल्स लॉ किधर पढ़ा था आपने? आइडियल में पढ़ा था। क्लियर है? तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो बस आज के लिए टाटा बाय बाय। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू।